Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 30th of April 2020. तो 30 अप्रैल 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहले आज के क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते क्या क्या है. पहला क्वेश्चन है द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जेट स्ट्रीम आर. जेट स्ट्रीम को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. ऑप्शंस आर first is atmospheric heating by solar radiation that produces polar, Ferrel and Hadley circulation cells. Second is the action of the Coriolis force. तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जेट स्ट्रीम को अफेक्ट करती हैं. ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both या none. तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, बोथ 1 and 2. तो दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक हीटिंग जो सोलर रेडिएशन की है तो वो भी अफेक्ट करती है जेट स्ट्रीम को, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट करता है. तो ये दोनों हो गए. सेकेंड क्वेश्चन है मिड अटलांटिक रिज इज अ एग्जाम्पल ऑफ. तो मिड अटलांटिक रिज इनमें से किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शन आर ए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या डी नन ऑफ द अबव. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन द आंसर फॉर दिस विल बी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. क्वेश्चन नंबर 3 इज अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बाय द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लो. तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है इनको. फर्स्ट इज इंडस, सतलज, बियास, झेलम, रावी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर फॉर दिस विल बी ए 14532. 14532 मतलब कि इंडस, फिर उसके बाद आपका झेलम. ओके एंड इसका आप नॉर्मल निकाल लें. देखो इसको आप कैसे करना है वो नहीं बताऊंगा मैं. नॉर्मल ये चेज और रेचना, ये दुआब जो है ना, इनसे आपको इसका ऑर्डर पता चल जाएगा, है ना. छेज दुआब, रेचना दुआब. ओके तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इनके दुआबों के नामों से निकाल सकते हो कि कौन सी रिवर ऊपर है, कौन सी रिवर नीचे है. सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस. अब हम आते हैं एक एक करके न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में. जो पहली न्यूज़ है वह है ओनली 30 लाख फाउंड नरेगा वर्क इन अप्रैल. अब ये क्या है बेसिकली, जितना पिछले साल काम मिला था नरेगा में, यानी कि महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसके थ्रू जितना एम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर मिलता है उससे 82% कम जॉब मिला है इस बार. मतलब कि अगर पिछले साल 100 लोगों को जॉब मिल रहा था, इस साल केवल 18 लोगों को ही जॉब मिला है. 82 लोगों को उनमें से जॉब नहीं मिला है. तो केवल मतलब इतना कम परसेंटेज लोगों को जॉब मिला है. दिस इज व्हाट हैज़ बीन टोल्ड. ओके द डेटा हैज़ केम अलॉन्ग. तो इस बार जो अप्रैल में जॉब मिला है वो 82% तक डिक्रीज़ हुआ है. तो अब इस स्कीम में हम लॉकडाउन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला. लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 आया, तो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे ओके इसके बारे में. मैप थोड़ा निकल गया है तो मैप मैं इसको इस न्यूज़ के बाद बता देता हूँ आपको, ठीक है ना. तो मनरेगा क्या है बेसिकली, स्कीम है जो कि राइट टू वर्क को प्रमोट करती है. एटलीस्ट 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है टू द रूरल इंडिया फॉर इन्हांसिंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट बन सके, कम से कम 100 दिनों का मिनिमम जॉब दिया जा सके, ड्यूरेबल एसेट्स भी क्रिएट हो सकें, अर्बन माइग्रेशन जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है उसको कम किया जा सके, एंड क्रिएट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सके. तो की ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है ना. कुछ कंडीशंस है जो कि फुलफिल होनी चाहिए. दैट अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू बेनिफिट फ्रॉम द नरेगा. सेकंड, जॉब सीकर शुड हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब एडल्ट होना चाहिए, 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए. देन एप्लीकेंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड, मतलब कि विद इन दैट लोकल ग्राम पंचायत ही उसको एप्लीकेशन देना है. देन एप्लीकेंट मस्ट वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड वर्क, तो इसमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, ठीक है ना. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो मॉनिटर करती है इंटायर इंप्लीमेंटेशन को. देन इसके अलावा इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वर्क्स कैन बी टेकन अप, जैसे कि आप बहुत सारे इंदिरा आवास योजना है, ये सारी चीज़ें, इनके काम भी आप कर सकते हैं. उसके अलावा 15 डेज आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, उसके 15 दिनों के अंदर आपको जॉब मिलना की जरूरी है. अगर आपको नहीं मिलता तो उसके लिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है ना. तो मतलब आप जब अप्लाई करेंगे उसके 15 दिनों के भीतर आपको या तो जॉब दिया जाएगा, और अगर वो जॉब नहीं दिया जाता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा. तो सारी चीज़ें मनरेगा के बारे में. देन सोशल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर मनरेगा. सोशल ऑडिट ऑफ द मनरेगा वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मैंडेटरी. तो सोशल ऑडिट होना चाहिए. एंड इट इज द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत विच अप्रूव्स द शेल्फ ऑफ वर्कर्स अंडर मनरेगा एंड फिक्स देयर प्रायोरिटी. ओके तो ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत अप्रूव करती है. ग्राम सभा इज द प्रिंसिपल फोरम बेसिकली, जो कि डिटरमाइन करती है कि कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं उस ग्राम पंचायत के हैं, ग्राम सभा के हैं या नहीं है. देन वो मॉनिटर भी करती हैं कि जो वर्क है ग्राम पंचायत के अंदर वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको मॉनिटर भी करती हैं. ग्राम पंचायत का रोल क्या क्या है कि दे रिसीव द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, दे वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, दे रजिस्टर द हाउस होल्ड, दे इशू द जॉब कार्ड्स, दे रिसीव एप्लीकेशन फॉर वर्क. ओके ये सारे काम जो हैं वो उनके हैं. देन स्टेट गवर्नमेंट्स क्या काम करती हैं, दे फ्रेम द रूल्स ऑन मैटर पर्टेनिंग टू स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देन दे सेटअप स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल. तो स्टेट
स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। दिस सेटअप अ स्टेट लेवल मनरेगा इंप्लीमेंटेशन एजेंसी ऑल्सो, तो कि स्टेट लेवल पे एक इंप्लीमेंटेशन एजेंसी होनी चाहिए जो कि मनरेगा के कामों को इंप्लीमेंट कराएगी। देन इसके अलावा स्टैब्लिश एंड ऑपरेट स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड को ऑपरेट करा ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो दिया जा सके। तो हमने क्या क्या चीज़ देखी इसके अंदर, मनरेगा के बारे में देखा, मनरेगा क्या है ये सब चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा जो डेटा आया वो भी हमने देखा। आज का जो मैप है वो है स्पेस रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया, जो स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले ऊपर आपको देहरादून दिख रहा होगा, देहरादून में है इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। देन सोलर ऑब्जर्वेटरी आपकी उदयपुर में है एक। इसके अलावा आपके पास अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, याद रखिएगा अहमदाबाद में। बालासोर में आपका मीटरोलॉजिकल रॉकेट सेंटर है, बालासोर में क्या है, मीटरोलॉजिकल रॉकेट सेंटर। आपको बताना कि बालासोर कौन से स्टेट में आता है, ओके, कौन से स्टेट में आता है बालासोर, ठीक है ना। इसके अलावा आपका हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, एनआरएसए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी आपका हैदराबाद में है। श्रीहरिकोटा आप सबको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस सेंटर है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है आपकी वो हसन में है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी आपकी हसन में है, ये भी याद रखेगा। देन आपका इसरो तो बेंगलोर में है ही। जो VSSC और LPSC है वो आपका तिरुवनंतपुरम में है, ओके। और महेंद्रगिरी में आपका लिक्विड प्रोपल्शन इंस्पेक्शन फैसिलिटी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिक्विड प्रोपल्शन इंस्पेक्शन फैसिलिटी कहाँ पर है, तो महेंद्रगिरी में है लिक्विड प्रोपल्शन इंस्पेक्शन फैसिलिटी, एज इट इज पूछेगा क्वेश्चन। या मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पूछेगा, हसन में है। हसन कौन से स्टेट में आता है, कर्नाटका में आता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है, तो वो आपकी हैदराबाद में है। इसरो कहाँ पर है, तो वो बेंगलुरु में है। VSSC और LPSC कहाँ पर है, वो आपका तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। मेट्रोलॉजिकल आपका रॉकेट सेंटर कहाँ पर है, तो वो आपका उस पे है, महेंद्रगिरी में है, ओके। सॉरी नॉट महेंद्रगिरी, आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो आपका देहरादून में है। देन आपका अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है, तो आपका अहमदाबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी अगर आपसे कोई पूछे तो हैदराबाद में है। मेट्रोलॉजिकल रॉकेट सेंटर कोई पूछे तो आपका बालासोर में है। और आपसे श्रीहरिकोटा का इंस्टीट्यूट पूछे तो वो तो सबको पता है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पर है, वो हसन में है। और इसरो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। लिक्विड प्रोपल्शन इंस्पेक्शन फैसिलिटी महेंद्रगिरी में। VSSC एंड LPSC आपका तिरुवनंतपुरम में। और डाउन रेंज सेंटर पोर्ट ब्लेयर में है, डाउन रेंज सेंटर आपका पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ पे देखो लिखा है डाउन रेंज सेंटर आपका पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये भी आप इसको याद रखेगा। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये आपका हो गया। अगली जो न्यूज़ थी वो इंपॉर्टेंट थी, हमने डिस्कस कर ली। देन इंडिया रिमेन्स ऑन US प्रियोरिटी वॉच लिस्ट। तो अभी बेसिकली USTR जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसको कहते हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट, ओके। एनुअल निकलती है स्पेशल 301 रिपोर्ट, उसमें इंडिया को प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। इंडिया को किस में रखा गया है, प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की स्पेशल 301 रिपोर्ट में। अब क्यों रखा गया है प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंडिया में एडिक्वेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट नहीं है। इंडिया में प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का और इन्फोर्स करने का मैकेनिज्म इंडिया में नहीं है। इस कारण से USTR ने इंडिया को प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। स्पेशल 301 रिपोर्ट याद रखेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगली, टीम लेड बाय IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे एक टीम लेड कर रही थी जिसने कि एक लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया। तो ये उस वेंटिलेटर की फोटोग्राफ है, इसका नाम है रूहदार। याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि रूहदार क्या है, रूहदार इज बेसिकली द नेम ऑफ द लो कॉस्ट वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर, जिसको कि IIT बॉम्बे की टीम ने बनाया है, ओके। IIT बॉम्बे और इसके साथ और जो टीम्स थी उनको बता दूं, NIT श्रीनगर था, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST था, अवंतीपुरा पुलवामा जो कि जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे और NIT श्रीनगर ने इसको बनाया है। रूहदार इसका नाम है। क्या नाम है, रूहदार, याद रखिएगा। अगली न्यूज़ में आते हैं, नीट अप्लाइज टू माइनॉरिटी कॉलेजेस ऑल्सो। ये देखो तीनों फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, ये वाली USTR वाली और नीट वाली, ये तीनों न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज से ही ली गई हैं। रूहदार वैसे 2 दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन शायद मैंने उस दिन डाली नहीं थी, तो मैंने अभी इसको दोबारा इंक्लूड कर दिया है। तो नीट जो है दैट अप्लाइज टू माइनॉरिटी कॉलेजेस सुप्रीम कोर्ट। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस रन बाय रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो। तो अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा रन किया जा रहा है, उसके लिए भी नीट का एग्जाम देना जरूरी रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ओके।
अब इसका अपोज कर रहे थे वो लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाले, क्या बोल रहे थे कि ये अगेंस्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के और हमको फ्रीडम है कि हम अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा कि एडमिशन सोली थ्रू ए नीट विल नॉट वायलेट योर फंडामेंटल राइट, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेगा। मेरिट नाम की भी चीज़ होती है और आपको मेरिट मेंटेन करके रखना है एट ऑल कॉस्ट, और इससे ज़्यादा आपको इक्वलिटी आएगी। आप इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये हमारे राइट अगेंस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप उसको नहीं बोल सकते। इट विल नॉट वायलेट दैट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो फाइनली डिसीजन ये होगा कि नीट के एग्जाम के थ्रू ही आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो वैसे कॉलेज है उनके लिए भी एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा। अगला जो न्यूज़ है वो भी हिंदू का ही है। द मोबाइल गेम टू बीट बोर्डम कीप्स द वायरस एट वे। अब बेसिकली क्या है कि IIT तिरुपति ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति ने एक गेम बनाया, इसका नाम है सर्वाइव कोविड-19। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाइव कोविड-19 अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये गेम किसने बनाया, तो IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति ने बनाया है। अब एक प्लेटफॉर्म है 2D प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं रिसर्च इन इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन एनालिटिक्स, रिशा। ये IIT तिरुपति का ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसके थ्रू ये गेम बनाया गया है, सर्वाइव कोविड-19। इससे मारियो टाइप का गेम है कि आप दौड़ते रहेंगे ऐसे ऐसे और बीच में आपको हाथ धोना पड़ेगा सैनिटाइज़र से और मास्क लगाना पड़ेगा और कोरोना वायरस से बचना पड़ेगा और आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। तो ऐसा गेम है कुछ, ठीक है ना। तो एडिटोरियल ऑफ द डे में आते हैं। आज एक एडिटोरियल, सॉरी 2-3 एडिटोरियल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो एडिटोरियल है वो सुहासिनी हैदर द्वारा लिखा गया है, अफगान पीस एंड इंडियाज एल्बो रूम। अब ये जो आर्टिकल है एक एक करके मैं आपको इसके बारे में सारे बताता हूँ। सुहासिनी हैदर ने लिखा है। सुहासिनी हैदर इज द डॉटर ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी, अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, शी इज द डॉटर ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी। तो इन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो अब क्या है, बेसिकली इनका कहना यह है कि इंडिया को अफगान पीस प्रोसेस से साइडलाइन करके रखा गया है। इंडिया को अफगान पीस प्रोसेस से साइडलाइन करके रखा गया है, लेकिन इंडिया को काम करते रहना चाहिए एंड इट शुड परस्यू इट्स एम ऑफ अफगानिस्तान पीस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान हमारे लिए एज अ रीजन। अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट ने एक मीटिंग रखी थी जिसको 6+2+1 मीटिंग कहा जाता है, 6+2+1 मीटिंग कहा जाता है। अब इसमें 6 तो वो कंट्रीज हैं जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, सॉरी चाइना, ईरान, नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट इन दैट, याद रखिएगा। 6+2+1 जो मीटिंग हुई उसमें इंडिया नहीं था। चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान 2 ग्लोबल प्लेयर्स थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया कहा जाता है, और एक अफगानिस्तान खुद था। तो 6+2+1 ये अभी मीटिंग, उसमें इंडिया को बाहर कर दिया गया। कुछ और इंस्टेंसेस हैं जिसमें कि इंडिया को बाहर किया गया, जैसे 2010 में लंदन कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के लिए, तब भी हमको कमरे के बाहर रखा गया था, हमको चाय पीने भेज दिया गया। हमको बोले कि आप जाइए बाहर चाय पी के आइए, जब बाहर चाय पीने गए तो मीटिंग रख ली कर ली, है ना। 2020 में भी सेम चीज़ हुई। अभी जो मीटिंग हुई उसमें हमको इसलिए नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा कि आप अफगानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हो, यू डू नॉट शेयर, क्योंकि मैंने आपको उस दिन ही बताया था जिस दिन मैंने इंडिया का मैप आपको बताया था बॉर्डर में, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये POK वाले रीजन को कंसीडर नहीं करती, वो इसको पाकिस्तान में ही कंसीडर करती है। हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ वो POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में है। तो अगर आपसे UPSC क्वेश्चन पूछता है, कई लोग कंफ्यूज होंगे, UPSC अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, तो हमको अपना स्टैंड ही लेके आगे आंसर देना है, हमको यस ही लिखना है, हाँ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, वो जो एरिया है वो POK वाला रीजन है, ठीक है ना, वहां पे ये बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि इंडिया कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, इस कारण से हमको इस पीस प्रोसेस से बाहर रखा गया। इंडिया का स्टैंड क्या था? इंडिया का स्टैंड ये है बेसिकली कि हम तालिबान से कोई बात नहीं करना चाहते। ऑथर ने कहा है कि ये जो स्टैंड है ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड स्टैंड है। क्यों? क्योंकि हम तालिबान से बात, ये आप ये जरूर कह सकते हो कि एथिकल स्टैंड है और हाँ अच्छी बात है कि हम नहीं बात करते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखो तो ये बहुत ऑकवर्ड कंडीशन है और कोई भी पीस प्रोसेस में हमको इंक्लूड नहीं करेगा अगर हम तालिबान से बात नहीं करेंगे तो। दूसरी चीज़, हम चाहते हैं कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल्ड प्रोसेस हो, लेकिन ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है, लेकिन कोई टेकर नहीं, कोई लेने वाला नहीं सोल्यूशन को। काबुल और अशरफ घनी की जो पार्टी है वो तो उसको ओन कर नहीं रही है, ओके। तो आज की जो पीस प्रोसेस है उसको ये ओन नहीं कर रही, इसको US और तालिबान ओन कर रहे हैं। तो ऑथर का कहना है कि US तालिबान ने जो बैकडोर में बातचीत की है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रही है हम लोगों को। और US और तालिबान की अगर पीस डील हुई थी अभी रिसेंटली, तो उससे तालिबान और ज़्यादा मजबूत ही हुआ है, ना कि अफगानिस्तान मजबूत हुआ या वहाँ की गवर्नमेंट मजबूत हुई है। इसके अलावा कुछ नए टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनका इम्पैक्ट इंडिया की पीस प्रोसेस में पड़ा है, क्योंकि इंडिया की जो प्रेजेंस थी
उसको इम्पैक्ट करने के लिए ISKP यानी कि वहाँ पे इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, खुरासन जैसे कि आपका अखंड भारत का कंसेप्ट है ना, अखंड भारत जिसमें हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और इधर तिब्बत वाला रीजन, म्यांमार, बर्मा सब ले लेते हैं, वैसा ही खुरासन का कंसेप्ट होता है इनके में। कि ये बोलते हैं कि खुरासन के अंदर भी थोड़ा सा इधर जम्मू कश्मीर वाले रीजन को लेते हुए तो वहाँ पे जो ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, वो जो है उसने वो पाकिस्तान की मदद से बना है ऐसा कहा जाता है। एंड दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग अवर स्टे इन अफगानिस्तान। अब ऑथर का ये कहना है कि अफगानिस्तान में इंडिया की जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसको कम नहीं करना है और अभी इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है और हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ पे अपने प्रेजेंस को बनाए रखें। इंडिया का गुडविल क्या डेंट कर रहा है, तो अभी ऑथर का कहना है कि अभी रिसेंटली जो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया, जो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, उस कारण से हमारी इमेज थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। हम जबकि बहुत ज़्यादा असिस्टेंस देते हैं, हम वहाँ पे चाबहार फोर्ट के थ्रू भी जाने के लिए एंट्री कर रहे हैं, इसके अलावा नेशनल आर्मी, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, अदर प्रोफेशंस में हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे। जैसे कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का नाम ऑथर लेते हैं। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो हमने बनवाया, देन जरांज देलाराम हाईवे जो है वो हमने बनाया, इसके अलावा अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, सलमा डैम जिसको कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट हमने लिया। तो अब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमको इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, ना कि डिसहार्टेंड होकर बैठना पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि हमको अपना रोल समझना है और अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस को छोड़ के नहीं आना है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। तो जो अगला आर्टिकल है आपको दिख रहा होगा, टॉपिक है इसका लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो अभी क्या हुआ है, बेसिकली कोविड-19 को देखते बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है वो सब बंद चल रहे हैं। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब कि जहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या इस तरह से जूम क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। अब यहाँ पे ऑथर का जो बेसिकली आर्गुमेंट है कि डायरेक्ट ह्यूमन इंगेजमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। ऑथर का ये कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है, ये इमरजेंसी सिचुएशन थी तो आपने ठीक है इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, थोड़ा अल्टरनेट निकाल लिया कुछ दिनों के लिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप एजुकेट करने लगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो किसी भी हायर एजुकेशन का या किसी भी एजुकेशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो डायरेक्ट ह्यूमन इंगेजमेंट होता है, ठीक है ना। तो ऑथर का कहना है कि डायरेक्ट ह्यूमन इंगेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो वही वाली बात है कि लेकिन अब ये भी बात है ना समस्या लॉकडाउन की, कि आप स्कूल नहीं आ सकते, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, सारी चीज़ें भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होनी चाहिए, ये न्यू नॉर्मल नहीं बनना चाहिए। जैसा कि कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बोल रहे थे कि ऑनलाइन ये जजमेंट्स और ये सारी चीज़ें ये न्यू नॉर्मल ना बने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है। सेम गोज़ विद दिस हायर एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। ऑथर का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को टीचर्स को रिप्लेस करके आप उसको पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दो। ऑथर के अकॉर्डिंग क्यों टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है डायरेक्ट ह्यूमन इंगेजमेंट को, तो सबसे पहला ऑथर ने बोला कि लर्निंग इन हायर एजुकेशन मीन्स मच मोर देन जस्ट लर्निंग। लर्निंग इन हायर एजुकेशन का मतलब सिर्फ लर्निंग नहीं होता कि आपको सिर्फ कुछ चंद किताबें पढ़नी है, कुछ चीज़ें समझनी है। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल एंड अदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इसके अंदर आपको एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप की जाती है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी डेवलप की जाती हैं, द एबिलिटी टू क्रिटिकली डीकंस्ट्रक्ट एंड इवेल्युएट द गिवन नॉलेज। आपको कोई चीज़ बता दी जाए तो उसको आप डीकंस्ट्रक्ट करके किस तरह इवेल्युएट करते हैं। अब ये सब जो चीज़ें जैसे इसमें डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब जब आप कभी भी किसी चीज़ को अगर इवेल्युएट करेंगे तो उसमें इट इज़ मच मोर दैन जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ मच मोर दैन जस्ट टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस। इसमें आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब सिर्फ और सिर्फ आप टेक्नोलॉजी के दम पे ये क्रिएटिविटी और इस तरह की जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ऑथर ने कहा इट ऑल्सो मीन्स टू एक्वायर प्रैक्टिकल स्किल्स। इसमें केवल थ्योरी एस्पेक्ट नहीं कि थ्योरी एस्पेक्ट है तो आप कहीं पे भी किसी भी टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लोगे, पढ़ लोगे। इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। इट सीक सोल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड लर्न टू वर्क इन टीम्स। आपको टीम वर्क भी सीखना पड़ेगा। अब जब आप टीम वर्क कैसे होगा जब ह्यूमन इंगेजमेंट ही नहीं रहेगा। क्या आप ऑनलाइन जैसे आजकल गेमिंग के सिस्टम आ गए हैं तो वो भी लोगों को लगता है कि वो टीम वर्क हो रहा है, लेकिन जैसा क्रिकेट जब खेलते थे या फुटबॉल जब खेलते थे लोग ग्राउंड में जा करके, तो वो जो चीज़ कोहेसिवनेस डेवलप करती थी या वो जो ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी डेवलपमेंट होता था उस समय, वो आजकल मिसिंग है। कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो हमको इन सब रियलिटी एस्पेक्ट से दूर ले जाता है ना। तो वही वाली बात ऑथर ने भी कही है कि ऑल दीज अज्यूम डायरेक्ट ह्यूमन इंगेजमेंट नॉट जस्ट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। अब हमको सिर्फ टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं कराना है कि वो आप ऑनलाइन कर लोगे या दूसरे सिस्टम्स के थ्रू कर लोगे, फ़ोन में कर लोगे, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंगेज रहना पड़ता है, एक दूसरे डीपली इंगेज होना पड़ता है, तब आपको कोई चीज़ समझ में आती है, ये चीज़ें हैं ना।
सो ये जो पीयर टू पीयर इंटरेक्शंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डीकंस्ट्रक्टिंग, जो नॉलेज का डीकंस्ट्रक्शन है उसका इवैल्यूएशन होता है, वो आप ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, डिबेट कंडीशन में, डिस्कशन वाली कंडीशंस में ज़्यादा अच्छे से आप कर पाते हो। तो इन सब जगहों पे आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण से टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकती। ऑथर का यही है कि एज पर ऑथर द टेक्नोलॉजी कांट बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है ना। इसी कारण ऑथर ने कहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हायर एजुकेशन का नहीं बन सकती है। अब हम तीसरा यहाँ पे जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन वुमेन, ये ठीक है, ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन वुमेन। तो ये आर्टिकल आपको दिख रहा होगा, ये आर्टिकल जो है वो एंटोनियो गुटेरेस ने लिखा है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने। ओके, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने लिखा है अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन वुमेन। तो ये आर्टिकल के जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट तो सबको देखने को मिला, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिला, हमको सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला, पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखने को मिला, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कोई एक ग्रुप, एक स्ट्राटा है सोसाइटी का जो इम्पैक्टफुल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, वो है वुमेन स्ट्राटा। सबसे पहली बात कि वुमेन आर डिसप्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड इन पुअरली पेड जॉब्स विदाउट बेनिफिट। सबसे पहला ऑथर का आर्गुमेंट क्या है कि वुमेन जो है बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड है इन द पुअरली पेड जॉब्स विदाउट एनी बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वर्कर के रूप में, कैजुअल लेबर्स के रूप में, स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में, स्मॉल स्केल सर्विसेज लाइक हेयर ड्रेसिंग एंड ऑल। ऑथर का कि पहले तो आपका देखो जो नॉर्मल बिना किसी पैंडेमिक की या बिना किसी जो इमरजेंसी की जो कंडीशन थी वुमेन की, वही अपने आप में ठीक नहीं थी। क्यों ठीक नहीं थी? क्योंकि आपने देखा होगा कि वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा इल पेड जॉब्स में या ऐसी जगहों पे ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ऑथर ने पहले बता दी है। अब वेट अ सेकेंड, ओके, सो इसके बाद ऑथर ने बोला कि आईएलओ का एस्टिमेट किया है कि नियरली 200 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट इन द नेक्स्ट 3 months अलोन एंड मेनी ऑफ दीज विल बी इन दीज सेक्टर्स ओनली। ओके, तो आईएलओ का कहना है कि लगभग 200 मिलियन जॉब्स हैं जो कि लूज़ होंगी, और उनमें से काफ़ी कुछ जॉब्स जो हैं वो इसी सेक्टर में, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर, कैजुअल लेबर, स्ट्रीट वेंडर, इन्हीं लोगों की ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी, इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ हमने देख लिया कि यहाँ वुमेन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। इसके अलावा एंड जस्ट एज दे आर लूजिंग देयर पेड एम्प्लॉयमेंट, मैनी वुमेन फेस अ ह्यूज इंक्रीज इन केयर वर्क ड्यू टू स्कूल क्लोजर्स। अब यहाँ पे ऑथर का दूसरा आर्गुमेंट क्या है कि एक तो उनकी जॉब जा रही है, ठीक है, दूसरी चीज़ देयर इज़ अ ह्यूज इंक्रीज इन द केयर वर्क ड्यू टू स्कूल क्लोजर्स। स्कूलों के बंद होने के कारण जो महिलाओं का घर का काम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। इसके अलावा हेल्थ सिस्टम में जो काम बढ़ा है उसमें भी ज़्यादा इम्पैक्ट वुमेन को ही झेलना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो ओल्डर पीपल की नीड्स है, आपके परिवार में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने का काम भी महिलाओं के ऊपर पड़ा है। तो जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, द फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दे आर इंक्रीजिंग फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स ओनली। ओके, तो वुमेन कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। स्कूल के क्लोज होने के कारण बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड्स के घर में रहने के कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सारा दिन जो बेसिकली है लॉकडाउन में जो काम है उनका फैमिलियल वर्क है, दैट इज ऑलरेडी गेटिंग इंक्रीज। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दोज गर्ल्स हु हैव लॉस्ट देयर एजुकेशन और हुज एजुकेशन हैड बीन कट शॉर्ट। तो यहाँ पे हमको उन महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कई महिलाओं को जिनका एजुकेशन आधा रह गया था उनका एजुकेशन को बीच में ही कट शॉर्ट करना पड़ गया, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग एंड दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो वर्क इंक्रीज हुआ है, द इंक्रीज ऑफ वर्क इन द हेल्थ केयर सेक्टर इज ऑल्सो इफेक्टिंग द वुमेन ओनली। क्यों? क्योंकि 70% से ज़्यादा जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, मोर देन 70% ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स दे आर वास्टली आउट नंबर्ड बाय वुमेन ओनली। तो वो वुमेन ही हैं जो कि 70% हेल्थ केयर वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो ये वाला काम करती हैं, पैलिएटिव केयर्स प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे इन सब कारणों से भी जो एक्स्ट्रा बर्डन है कोविड-19 का वो आपको महिलाओं के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ 2-3 और इशूज़ हैं, जैसे इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंसेज, डोमेस्टिक वायलेंस जो महिलाओं के साथ लड़ाई वाले केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। देन इंक्रीज इन फैमिली टेंशन, तो फैमिली टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ठीक है ना। तो ये भी कुछ इशूज़ थे जो अदर दैन दीज 3 and 4 इशूज़ वर देयर। तो इस कारण से ये 6-7 इशूज़ है कुल जो देखने को मिले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अगली जो न्यूज़ है वह तो यहाँ पे AAI का ये कहना है कि जो लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं, यानी कि 30% कैपेसिटी पे ही जो फ़्लाइट्स ओनर्स हैं उनको काम करना पड़ेगा आफ्टर द लॉकडाउन। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब जो लॉकडाउन के बाद वाला पीरियड है, जब मतलब कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को स्टार्ट किया जाएगा तो उनको 30% ऑफ द कैपेसिटी पे ही ऑपरेट किया जाएगा। इसका एक इम्पैक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है देखने को मिलेगा, वो है कि प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब प्राइजेस क्यों बढ़ जाएंगे? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर एक प्लेन जाता है, यहाँ पर 100 लोग जाते थे पहले, ओके, तो एक टिकट की कीमत मान लो 100 रुपये थी, ओके,
100 रुपये था और एक टिकट की कीमत भी 100 रुपये थी। तो आप अगर देखोगे तो टोटल 100 × 100 जो है इतना रुपया मिल जाता था आपके फ़्लाइट ओनर को, मतलब कि 10,000 रुपये इस फ्लाइट ओनर को मिल जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी 30% कैपेसिटी पे ही काम करेगा, तो 100 की जगह केवल 30 लोग ही जाएंगे, लेकिन उसको 10,000 रुपये तो चाहिए ना। अब अगर इसको 10,000 रुपये 30 लोगों में चाहिए तो यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं वो 100 रुपये से बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वहाँ से उसको प्राइस बढ़ जाएगी। तो वही वाली बात है कि अगर इसको अपने प्रॉफिट को मेंटेन करके रखना है या फिर उसको अपना रेवेन्यू मेंटेन करके रखना है तो फिर उसको अपनी प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स डिक्रीज़ हो गई हैं। अगर x × y में x डिक्रीज़ हुआ है तो क्या किया जाए कि हमको जो x × y है वो बराबर मिले, तो y इंक्रीज़ कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो वही इशू जो देखने को मिलेगा कि आफ्टर दिस कोरोना वायरस क्राइसिस एंडिंग, आफ्टर इट गेट्स एंड, और इसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो प्राइसेस हमको थोड़ा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड थ्रू अ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये कब बना था? ये 1994 के एक्ट के थ्रू बना था, यानी कि इट वाज क्रिएटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ, मतलब एक एक्ट के थ्रू बना था, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्ट का नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, और ये बॉडी जो ऑपरेशनल हुई थी वो एक मतलब 1995 से ऑपरेशनल हुई थी। एक्ट 94 का है, ठीक है ना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इट कम्स, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इंडिया में क्रिएट करना, अपग्रेड करना, मेंटेन करना, मैनेज करना क्या? सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो इसका मेन काम है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलांस, ऑल्सो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऑल्सो जिसको ATM कहते हैं, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, और CNS यानी कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलांस, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ओवर द इंडियन एयर स्पेस। ओके, तो इंडियन एयर स्पेस के ऊपर ये सर्विसेज भी मेंटेन करने का काम भी AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा 125 से ज़्यादा एयरपोर्ट है इंडिया में, उनको मैनेज करने का काम जो है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही है। तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो हमको देखना है। तीनों आर्टिकल हमने देख लिए हैं, ये न्यूज़ भी हमने देख ली। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जो न्यूज़ है बेसिकली वो है, तो अगला जो आर्टिकल है यहाँ पे दिख रहा है, ये इंटरव्यू है ऑफ सैयद अकबरुद्दीन। ओके, तो सैयद अकबरुद्दीन आपको पता होना चाहिए इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, एंड हिज इंटरव्यू वाज देयर टेकन बाय सुहासिनी हैदर ओनली। तो उन्होंने ये बोला है कि बाय एनी कैलकुलस इंडिया क्वालिफाइज फॉर द UNSC परमानेंट सीट। तो किसी भी कैलकुलस से, किसी भी मेथडोलॉजी से, आप किसी भी स्केल में अगर इंडिया को जज करो, मेजर करो इंडिया की कैपेबिलिटी को, तो इनका कहना है कि इंडिया क्वालिफाइज फॉर द UNSC परमानेंट सीट। तो केवल आप एक चीज़ को पकड़ करके कि NSG कि आप NPT साइन किया है नहीं किया, इस बेसिस पे जो उनका रोका जाता है बार बार चाइना द्वारा, कुछ इसको स्टॉप करने की कोशिश की जाती है, तो ये सारी चीज़ें गलत है, ऑथर का कहना है, यहाँ पे इंटरव्यूअर का कहना है। एंड इसके अलावा कुछ और चीज़ें डिस्कस की गई इस आर्टिकल में, वो हम एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि UNSC में जो मेंबरशिप होती है उसका सिस्टम क्या है, कि उसमें 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। ओके, तो याद रखिएगा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है और 5 ऐसे मेंबर जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है ना। तो वीटो पावर वाली जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? तो USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। याद रखिएगा USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, दीज आर द 5 कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब वीटो एक निगेटिव पावर होती है, वीटो पावर एक नेगेटिव पावर होती है, मतलब किसी चीज़ को आप वीटो कर दिया आपने, इसका मतलब है कि आपने उसको स्टॉप कर दिया, होने से रोक लिया, ठीक है ना, इसलिए वीटो पावर एक नेगेटिव पावर कहलाती है। इसके अलावा इसमें 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। अब वो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना रहता है? उनका टेन्योर 2 ईयर्स का रहता है, 2 साल का रहता है। अब UNSC में बेसिकली रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए एक ग्रुपिंग भी बनाई गई जिसको G4 कहा जाता है। G4 जो ग्रुपिंग है वो UNSC में रिफॉर्म्स के लिए ही बनाया गया है। और G4 की ग्रुपिंग के मेंबर्स कौन कौन से हैं? G4 की ग्रुपिंग के मेंबर्स हैं इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी। ओके, तो इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी, दीज आर द 4 मेंबर्स इन द G4 ग्रुपिंग, जो कि रिफॉर्म्स की बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो इसमें चेंज करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे सैयद अकबरुद्दीन का ये भी कहना है कि जो रिफॉर्म है आपका सिक्योरिटी काउंसिल में, वो एक इंडिया सेंट्रिक इशू नहीं है। लोग इसको इंडिया सेंट्रिक इशू समझते हैं कि इंडिया सेंट्रिक है, इंडिया मेंबरशिप चाहता है इसलिए ऐसा, इंडिया परमानेंट मेंबरशिप चाहता है, इंडिया वीटो पावर चाहता है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये रिफॉर्म्स तो ड्यू हैं, ऑलरेडी ड्यू रिफॉर्म्स है। आप एक ही
ऑर्गेनाइजेशन को इतने पुराने रूल से चला रहे हो, तब की कंडीशन अलग थी। जो 1945 के बाद की कंडीशन थी, 48, 49, 50 के आसपास की जो कंडीशन थी, आज वो कंडीशन नहीं है। पहले एक यूनिपोलर बाईपोलर वर्ड था, बाईपोलर वर्ड से यूनिपोलैरिटी आई, यूनिपोलैरिटी से फिर अब वो मल्टीपोलैरिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो टुडेज वर्ड इज़ अ मल्टीपोलर वर्ड, अलग अलग इस तरह से है। तो ये जो ट्रांजिशन है वर्ड का कैसे हुआ है, बाईपोलर। बाईपोलर क्यों? क्योंकि पहले दो पोल थे, एक आपका यूएसए था, दूसरा यूएसएसआर था। टू यूनिपोलर, यूनिपोलर भी हुआ जब एकमात्र पोल यूएसए बचा। इसके अलावा आज जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना भी आपका एक पोल है, इनफैक्ट इंडिया को भी आप एक पोल की तरह ले सकते हो। इसके अलावा जो जर्मनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इमर्ज हुआ है। देन आपका इजराइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में निकल के आ रहा है। वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजराइल पावरफुल निकल रहा है। इसके अलावा यूएसए है ही, रशिया है, रशिया भी दोबारा रिवर्ट बैक कर रहा है, रशिया आ गया, ठीक है ना। जापान अपने आप में एक पावर की तरह इमर्ज कर रहा है। तो ये सारी जो पोल्स हैं ये अलग अलग पोल्स हैं। आज की कोई कंट्री ऐसी नहीं कि ये नहीं क्लेम कर सकती कि दैट इज़ द ओनली पोल एग्जिस्टिंग। तो इस कारण से इनका कहना है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो ऐसा नहीं कि रिफॉर्म्स केवल इंडिया सेंट्रिक रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स तो ऑलरेडी ड्यू हैं और ये होने भी चाहिए। तो दिस वॉज द थिंग विच वॉज डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल, और यही चीज़ ऑथर ने कही है फाइनली, जो मतलब सैयद अकबरुद्दीन का कहना है कि इंडिया को तो परमानेंट मेंबरशिप आपको देना ही चाहिए, और किसी भी कैलकुलस में आप अगर मेजर करोगे तो वो डिज़र्व करता है इंडिया, है ना। सो जो लास्ट न्यूज़ है आज की वो है स्टडी ऑन चाइना डैम्स ब्रिंग्स द ब्रह्मपुत्रा इनटू फोकस। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली चाइना के डैम्स की स्टडी की गई है बेसिकली, जिसमें मेन है मैकोंग रिवर की स्टडी की गई है। अब यहाँ पे जो एनालिसिस हुआ है उसमें ये पता चला है कि जो चाइना ने डैम्स बनाए हैं उस कारण से जो मैकोंग रिवर का फ्लो है वो चेंज हो गया है। द फ्लो ऑफ मैकोंग रिवर हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, वेरियस डैम्स ऑन इट्स नेचुरल फ्लो। इसके फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए डैम्स बनाए गए हैं। तो मैकोंग फ्लोज फ्रॉम चाइना टू म्यांमार। अब चाइना से म्यांमार तक फ्लो करती है मैकोंग। बीच में लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम भी आपकी हैं जिसके यहाँ जहाँ से ये निकलती है। द मैकोंग रिवर कमीशन, एक मैकोंग रिवर कमीशन नाम की एक बॉडी भी बनाई गई है, मैकोंग रिवर कमीशन, विच कंप्राइजेज ऑफ कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम है। उन्होंने साइंटिफिक एविडेंसेस इस्टेब्लिश किए हैं कि जो एक ड्रॉट बनाया गया था, मतलब जो ड्रॉट हुए हैं दे आर बिकॉज ऑफ द डैम्स कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना। उनका ये कहना है कि डैम्स जो कंस्ट्रक्ट हुए हैं चाइना के कारण, उनके कारण ये ड्रॉट वाली कंडीशंस आई है, उनके कारण जो नेचुरल फ्लो है मैकोंग रिवर का वो चेंज हुआ है। और इसमें जो डैम का नाम है वो है नुओ झाड़ू डैम। ओके, तो नुओ झाड़ू डैम जो है 2012 में उसने अल्टर किया था नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। मैकोंग रिवर को नुओ झाड़ू डैम जो है 2012 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसने ये फ्लो को चेंज किया है। ये जो स्टडी पब्लिश हुई है वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप जो है बैंकॉक में, उसने ये लोअर मैकोंग इनिशिएटिव के थ्रू विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूएस पार्टनरशिप विद ऑल द डाउन स्ट्रीम कंट्रीज बिसाइड्स म्यांमार। तो याद रखिएगा एक लोअर मैकोंग इनिशिएटिव है जो कि यूएस पार्टनरशिप के साथ है। ये इनिशिएटिव उसने एक रिपोर्ट निकाली थी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप। ओके, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, उसके थ्रू ये पता चला है कि वो नुओ झाड़ू डैम जो 2012 में कंस्ट्रक्ट हुआ था उस कारण से इसका जो फ्लो है वो आल्टर हुआ। अब यहाँ से जब ये स्टडी हुई उससे इंडिया ने भी अपना ब्रह्मपुत्र वाला इशू दोबारा से उठा लिया है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर आपको सबको पता है कि जो आती है उस रीजन से आती है, एंड यहाँ पे भी कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाइना ने ऑपरेशनलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल झांगमू प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झांगमू प्रोजेक्ट कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है और 2015 से ऑपरेशनलाइज है ये झांगमू प्रोजेक्ट। इसके अलावा 3 डैम और है, डागू, जीएक्सू एंड जियाचा। ओके, तो डागू, जीएक्सू एंड जियाचा, ये 3 प्रोजेक्ट और है जो कि दे आर बीइंग डेवलप्ड, उनको भी डेवलप किया जा रहा है। तो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो डैम्स हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैव सेड दैट द डैम्स आर नॉट लाइकली टू इम्पैक्ट द क्वांटिटी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा's फ्लो बिकॉज दे आर ओनली स्टोरिंग वाटर फॉर पावर जनरेशन। तो इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये जो डैम्स हैं ये क्वांटिटी ऑफ ब्रह्मपुत्रा के फ्लो को नहीं इम्पैक्ट करेंगे बिकॉज दे आर ओनली स्टोरिंग वाटर फॉर पावर जनरेशन। ओके, लेकिन एक स्टडी है जो कि शुरू हो गई है एंड वो भी ब्रह्मपुत्रा में जो चाइना के प्रोजेक्ट्स उनके इम्पैक्ट को पढ़ते जा रहे हैं। इंडिया डज नॉट हैव अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद चाइना बट बोथ द कंट्रीज शेयर हाइड्रोलॉजिकल डाटा। आपको याद रखना है कि इंडिया का कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है चाइना के साथ। अगर यूपीएससी आपको स्टेटमेंट देता है तो यूपीएससी आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दे सकता है कि इंडिया हैज़ अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद चाइना रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्रा रिवर, ऐसा पहला स्टेटमेंट दे सकता है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये ऐसा कोई एग्रीमेंट इंडिया का ब्रह्मपुत्रा के लिए चाइना के साथ नहीं है, लेकिन दोनों कंट्रीज केवल और केवल हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करती है। तो ये आपको याद रखना है। तो दीज वर द थिंग्स मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा।
आगे यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि हम देखें। अब मैंने आपको कल SLF यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी MF यानी कि म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें अभी केवल 2,000 करोड़ ही बैंक्स ने बोरो किया है। ओके, इसको SLF MF क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके थ्रू जो भी रेपो ऑपरेशंस के थ्रू जो पैसा बैंक रेस करेगी वो केवल और केवल वो म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।